Hello student, good morning all of you. Now we start your chemistry and previous class में हमने आपको क्या टीच किया था? Screening effect. Okay, very good morning to all. And previous class I have taught about screening effect. Okay, now we start. मैंने आपको बोला था कि एप्लीकेशन बताने के लिए बोला था. आप जेड इफेक्टिव और स्क्रीन इफेक्ट निकालना आ गया आपको 1 to 30 तक आपको निकाल के दे दिया मैंने. और आज के टाइम में हमने बोला था एक स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर जहां जहां रेडियस में प्रॉब्लम आ रहा था उसको मैंने आपको समझाने के लिए बोला था. तो हेडिंग डालना. मुझे एक चीज बताओ पहले कि किस सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है? एस में. एक सीक्वेंस लिख के भेजो. एसपीडीएफ में कौन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा? एसपीडीएफ में सबसे ज्यादा कौन एसपीडीएफ होगा ना. इस चीज का मीनिंग समझ पा रहे हो आप? एसपीडीएफ का मतलब, अट्रैक्टेड का मतलब क्या होगा? जैसे हम सेंटर में है तो हम एस वाले को ज्यादा खींचेंगे, एस वाले को ज्यादा खींचेंगे, फिर पी वाला को खींचेंगे, फिर डी वाला को खींचेंगे, फिर एफ वाला को खींचेंगे. यानी खींचने, जब न्यूक्लियस खींच रहा होगा तो किसको खींच रहा होगा? एस वाले को. समझ में आ रहा ना? अच्छा, एक चीज मेरे को और बताओ. चलो पहले अब थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट का मीनिंग समझाता हूं. शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन शील्डिंग से थोड़ा और विजुअलिटी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. इसी को स्क्रीनिंग भी बोलते हैं और हमने कैलकुलेट करना सीखा भी और थोड़ा मीनिंग भी सब सिखाया मैंने. रिपल्सन वाला को बोलते हैं, रिपल्सन करता है. और थोड़ा मीनिंग हम दूसरे टाइप से सिखा रहे हैं, सीखना है इसको. मीनिंग अब थोड़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक तो रिपल्सन सिखा दिया मैंने कि रिपल्सन करता है तो उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं. सिग्मा हमने कैलकुलेट भी किया. अब एक मीनिंग दूसरे तरीके से सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से सीखना. मान लो ये न्यूक्लियस है, किसी एटम का न्यूक्लियस है, बराबर है? ये न्यूक्लियस है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है. दो ही बनाते हैं, तीसरा हटा देते हैं. अब ये प्रोटॉन प्लस है और इस इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है. चलो एक ही बनाते हैं. ये प्रोटॉन है, इस इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचना चाहता है. ये इसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में है, इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचना चाहता है, खींचता है ये. अब मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड हो गया बहुत ज्यादा, यहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है. मान लेते हैं ऑर्बिट नंबर 3 में है और 12-15 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1:2, 8, 18 ऐसे लिखते हो ना. यहाँ पे यह मान के चल रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है या एक ही इलेक्ट्रॉन ले लो. और यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसको सील्ड कर देंगे, इसको घेर लेंगे चारों तरफ से. सील्ड नाम ही है इसका, सील्ड. इसको सील्ड कर देंगे. किसको? इस प्रोटॉन को. अच्छा, जब सील्ड नहीं किए थे, सॉरी, जब इसको घेरे नहीं थे तो ये प्रोटॉन जो इसको मान लेते हैं 100 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हो, मान लेते हैं एग्जाम्पल्स के लिए 100 न्यूटन फोर्स की तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है. जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बिल्कुल इसके रास्ते में कोई नहीं है, ये डायरेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसके रास्ते में कोई भी नहीं है, डायरेक्ट खींच रहा है. इसको बाधा डालने वाला कोई भी नहीं है, परेशान करने वाला कोई भी नहीं है, बराबर है? अब हम क्या करते हैं, ये प्रोटॉन के, ये जो इलेक्ट्रॉन था जो खींच रहा था इस केस में, अब यहां पर एक केस ऐसा बनाते हैं, केस 1 बना देते हैं
और ये केस 2। यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, मान लें कि ये 18 इलेक्ट्रॉन है। चलो 18 लगभग हो गया होगा। अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे बताओ पहले, ये एक क्वेश्चन तुम्हारे से है कि इस केस में इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा या इस केस में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, केस 1 में या केस 2 में, किस केस में इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा? ऑब्वियस सी बात है केस 1 में खींचेगा। क्यों? क्योंकि ये रिपल्सन होगा और रिपल्सन होने की वजह से ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना, रिपल्सन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझ में आ गया? या ऐसा समझो, अब एक लाइव एग्जांपल से समझा रहा हूं। मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं इसको खींच रहा हूं इधर से। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट है और मैं इधर से खींच रहा था, लेकिन एक छोटा बच्चा यहां उल्टा इसको पुश कर रहा है। तो किस में हम अच्छे से खींच रहे हैं, इस वाले में, केस 1 में या केस 2 में? दोनों में सेम फोर्स है, दोनों में 10 न्यूटन यहां भी हमने लगाया, 100 न्यूटन ले लेते हैं या 100 न्यूटन लेते हैं। यहां पर हम डायरेक्ट खींच रहे हैं इधर से, और यहां पर एक बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश कर रहा है। तो किस में हम अच्छे से खींच रहे हैं, किस में खींचेंगे? केस 1 में, बराबर है ना। कोई अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे तो हम खींच पाएंगे क्या? कोई चीज हमें खींचना है, मान लो हम बाइक को खींच रहा है और कोई उसको उल्टा पीछे से खींचे उसको कि नहीं जाना है, तो खींच पाएंगे क्या उसको? जल्दी नहीं खींच पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है केस 1 में खींचेंगे। ये लाइव एग्जांपल समझ में आया? केस 1 में ज्यादा खींचेंगे। तो ये जो अपोज करने वाला है हमारे डायरेक्शन, हमारे फोर्स को, वही ये अपोज का काम ये इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। यहां पर ये खींच रहा है, कोई इसको अपोज करने वाला नहीं है, लेकिन ये इसको खींच रहा था, लेकिन अपोज करने वाला यहां क्रिएट हो गया है। सेम टू सेम यही एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल है तुम्हारा। इसका मतलब ये हुआ, मीनिंग समझो, ये केस 1 केस 2 समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आता है और इसको चारों तरफ ही जब घेर लेता है तो इसको सील्ड बोलते हैं, सील्ड कर दिया। कबड्डी, प्रो कबड्डी देखते हो, जब रेड करने आता है, रेड करने आता है, ध्यान से समझना। अब सर यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्या? मान लेते हैं है। अब यहां पर हम केस में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन थोड़ा दूर दूर है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स लेकिन दूर दूर है। अब एक केस फिर से समझना, हमने प्रो कबड्डी देख रहे थे, रेड करने गए, अब मेरे को दूर दूर से घेर कर रखे हैं, घेरे हैं सब 7 प्लेयर्स जो है वो मेरे को घेर कर रखे हैं, लेकिन दूर से घेरे हैं। तो मैं आसानी से निकल के चला जाऊंगा कि नहीं चला जाऊंगा? चला जाऊंगा। वहीं मेरे को पास से घेरते तो मैं बाउंड हो जाता, फिर मैं कहीं जा नहीं पाता, यानी मैं सील्ड हो जाता, बीच में सेंटर के जैसा सील्ड हो जाता वहीं पे, क्योंकि मैं भाग नहीं पाता, क्योंकि सबने मेरे को घेर लिए। अगर वहीं दूर दूर से घेरते तो आसानी से हम भाग ले जाते। यहां भी मान के चलते 18 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 18 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे सर इसमें 18 नहीं थे, इसमें 18 मान लेते हैं, लेकिन ये 18 इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा दूर दूर से घेर रहे हैं इसको, और ये पास में घेर रहे हैं। तो जो घेरते हैं उसको बोलते हैं सील्डिंग, सील्ड कर रहे हैं, सील्ड कर रहे हैं उसको, सील्ड कर रहे हैं। तो सील्डिंग समझ में आया वर्ड? सील्डिंग क्या हो रहा है? घेरना। तो प्रो कबड्डी में जो रेड करने आता है उसको घेरना, और यहां पर न्यूक्लियस को घेरना। तो इलेक्ट्रॉन जितना पास पास होगा उतना ही ये अच्छे से सील्ड होगा, होगा। दूर दूर रहेंगे तो अच्छे से सील्ड नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? अच्छा,
कबड्डी में तो हम भाग जा रहे थे, अच्छे से सील्ड नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ क्या होगा, जब ये अच्छे से सील्ड हो जाएगा तो ये अच्छे से खींच नहीं पाएगा, और ये जब सील्ड नहीं होगा तो आसानी से खींचेगा, क्योंकि ये दूर दूर है, तो ये आसानी से खींचेगा। तो प्रो कबड्डी में सील्डिंग का भागना से मतलब है कि अच्छे से, और यहां सील्डिंग का मतलब खींचने से है। तो सील्डिंग क्लियर हुआ, जब अच्छे से सील्डिंग होगा इसको आसानी से क्या कर लेगा, खींचेगा। क्लियर हुआ दो चीज, यानी कहीं ना कहीं इसी से हमें सील्डिंग इफेक्ट सीखना है। सील्ड करना मतलब समझ में आया, घेरना, घेरना। जब घेरेगा तो क्या होगा, उसका अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, बोलो। अट्रैक्शन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। यही लाइन तुम्हें मैं समझा रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था। यानी अगर न्यूक्लियस, लिखो, व्हेन न्यूक्लियस इज शील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन, राइट डाउन करो, व्हेन न्यूक्लियस इज शील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन, when nucleus is shielded by electron, when nucleus is shielded by electron, when nucleus is shielded by electron, then resultant force of attraction, then resultant force of attraction, then resultant force of attraction, then resultant force of attraction on outer cell electron, on outer cell electron, on outer cell electron will decrease, will decrease, on outer cell electron will decrease। यानी जब ये महाशय इनके द्वारा सील्ड हो जाएंगे, जैसे मान लो कश्मीर के एरिया है, तो कश्मीर के एरिया में जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, सील्ड कर लेते हैं, तो आतंकवादी घुस पाएगा उसमें, नहीं घुस पाएगा। तो यहां पर इस एरिया को सील्ड कर लेते हैं, तो ये इस पे इनका इफेक्ट कम हो जाता है। तो व्हेन न्यूक्लियस इज शील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। ये क्लियर हो गया। अब केस 2 वाला लिखो, व्हेन न्यूक्लियस इज नॉट शील्डेड प्रॉपर वे बाय इलेक्ट्रॉन, when nucleus is not shielded, when nucleus is not shielded, when nucleus is not shielded in proper way, when nucleus is not shielded in proper way by electron, by electron, बाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर इनके कम, अब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इफेक्ट तो डालेगा, लेकिन इनके कंपेयर में यहां इफेक्ट, यानी यहां अट्रैक्शन इनके कंपेयर में ज्यादा होगा। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर सेल, हम ये नहीं बोलेंगे बढ़ेगा, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर सेल, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर सेल will not affected much more, will not affected much more, will not affected much more। दोनों केस को समझ लो पहले फिर से। हमें अब देखो क्या चेक करना है, ये सील्ड होने की वजह से इनका अट्रैक्शन चेक करना है, सील्ड होने की वजह से इनका अट्रैक्शन चेक करना है। अगर ये अच्छे से सील्ड हो जाएगा तो ये इसको अच्छे से खींच नहीं पाएगा, और ये अच्छे से सील्ड नहीं हो पाएगा तो इनको अच्छे से खींच पाएगा, यानी इस पे अट्रैक्शन। अब यही रहा बात ऐसा
कि मैं इधर से इसको पुश कर रहा हूं, खींच रहा हूं इधर, और एक लड़का आया छोटा सा और ये केवल धमकी दे रहा है कि मैं उधर धक्का दूंगा, केवल धमकी दे रहा है इसे कि नहीं नहीं मैं धक्का दूंगा इधर, इधर ऐसे उल्टा धक्का दूंगा। तो उसने केवल बोल रहा है वो कि मैं केवल पुश करूंगा, लेकिन वो पुश कर नहीं रहा है, तो उससे हमारे को कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होगा। तो वही काम है, इलेक्ट्रॉन्स आए तो सही लेकिन सील्ड नहीं हो पाए, सील्ड नहीं हो पाए तो ये खींचेगा। फिर से स्टेटमेंट सुन लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर सील्डेड बाय न्यूक्लियस, सॉरी, व्हेन न्यूक्लियस विल सील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन, then force of attraction on outer shell will decrease, force of attraction will decrease. When nucleus is not shielded by electron in proper way, then force of attraction on outer shell electron will not affected, मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट, मतलब वो पहले जितना खींचता था उतना ही अभी भी खींच रहा है, कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है, होगा भी तो थोड़ा सा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा आ रहे हैं ज्यादा। ये चीज क्लियर हो गया सबको, विल नॉट अफेक्टेड मच मोर। अब मुझे इस बारे में पता लगाना है, तो हमने एक चीज बस पता लगा लिया, बस इतना हमने समझा कि इस इलेक्ट्रॉन्स का हम एक ही लाइन सीख रहे हैं कि इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन्स पे अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अट्रैक्शन का। तो अगर ये सील्ड होगा तो अफेक्ट पड़ेगा, अगर अच्छे से सील्ड नहीं होगा तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही लाइन का कंक्लूजन मैं तुम लोगों को कब से सिखा रहा था कि ये इसका खींच जब रहा है अट्रैक्शन में, तो इसको अट्रैक्शन में अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अगर ये सील्ड होगा तो अफेक्ट पड़ेगा, अगर ये सील्ड नहीं होगा तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात रहा कौन सील्ड करता है, सील्डिंग में एक्सपर्ट कौन है, तो लिख लेना सील्डिंग इफेक्ट ऑफ, सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट का सबसे ज्यादा किसका होता है, मतलब सबसे ज्यादा सील्ड करने में कौन एक्सपर्ट है, तो सील्ड करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है SPDF। सबसे ज्यादा जो है सील्ड एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन करता है, एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत सील्ड करने का काम करता है, उसको घेरने का काम कर देता है। पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम सील्ड करता है, डी में नहीं के बराबर सील्ड करता है, और एफ में बिल्कुल वो सील्ड नहीं करता है। तो सील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, मतलब सील्डिंग सबसे ज्यादा सील्डिंग कौन करता है, एस वाले इलेक्ट्रॉन, एस वाले इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा सील्ड करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया कि सील्डिंग कौन करता है और सील्डिंग की वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा। सील्डिंग की वजह से अगर सील्ड किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। सबसे ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट किसका होगा, एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। अब ध्यान से समझना, ये सील्डिंग इफेक्ट का मैं मीनिंग तुम्हें समझा दिया। अब मैं तुम्हें रेडियस में लेके आता हूं, जहां पर मैंने रेडियस के बारे में बोला था कि बाद में समझाऊंगा। पहला हमारा आपसे बोला था बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब यहां ध्यान दो, सीक्वेंस क्या होना चाहिए था, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। ये होता है गैलियम का बैक साइड जाता है, एल्युमिनियम का आगे जाता है, इंडियम और थैलियम का लगभग बराबर होता है, बराबर है, ये होता। वह ऐसा क्यों, इसको हमने बोला था ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मैं तुम्हें मीनिंग समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहले हम निकालते हैं एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब हम निकालते हैं गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3d10 4p सॉरी 30 हो गया ना, 31 होता है, 4p1। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा डेकोरेट करके लिख दे रहा हूं, इसको एक साथ लिख दे रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये 3 वालों को एक साथ लिख दे रहा हूं। ये लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि 3d को पहले भर दिया, ये डेकोरेट करने के लिए साथ में लिख दिया। और 4s2 और 4p1 एक जैसा ही ऐसा दिखेंगे। तो हमने एल्युमिनियम और गैलियम का निकाल दिया। थोड़ा सा ऐसे ध्यान देते हैं, 2 8 और 3, इसका हो जाएगा 2 8 और ये हो जाएगा 18 और 3 31, ये होता है। अब ध्यान दो, इसमें एल्युमिनियम के कितने ऑर्बिट है? 3। एल्युमिनियम के कितने ऑर्बिट है? 2 8 और 3। ठीक है, गैलियम के कितने ऑर्बिट है? 4। गैलियम के कितने ऑर्बिट है? 4। 2 8 18 और 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अब ध्यान देना, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है कि जिसका ऑर्बिट ज्यादा होता है उसका रेडियस ज्यादा होता है। इसमें 3 ऑर्बिट है, इसमें 4 ऑर्बिट है। ऑब्वियस सी बात था कि गैलियम का रेडियस ज्यादा होना चाहिए था और एल्युमिनियम का रेडियस कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता कुछ ऐसा है। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, जिंक, जिंक में होता है, जिंक का होता है 30, 3d10 आता है। जिंक के बाद गैलियम आता है 31, और गैलियम में जो होता है ये डी, ये जो डी होता है वही इसमें मेन फैक्टर का काम करता है। ये डी, जैसे कि हमने तुम्हें लिखा भी था यहाँ पे 3d10, यही इसका मेन फैक्टर काम करता है। देखो कैसे करेगा। यहां पर 3d10 है, 3d क्या है? 10 है। अब ये सोचो कि इसका 4 ऑर्बिट है और इसका 3 ऑर्बिट है। 4 ऑर्बिट का रेडियस 3 से भी छोटा हो जा रहा है। ऐसा क्यों? इसको बहुत ज्यादा अंदर की तरफ से खींचा गया होगा। ऐसा क्यों? तो देखो ध्यान से, यहां जो डी वाले इलेक्ट्रॉन हैं, 3d10 वाले इलेक्ट्रॉन हैं, और दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा बना रहा हूं। ये डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डी वाले, वो केवल मैं डी वाला पे फोकस कर रहा हूं। ये डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर दूर रहना चाहते हैं, वो फैल फैल के रहना चाहते हैं। उनका एक नेचर है दूर दूर रहना, क्योंकि अभी इसका शील्डिंग कम होता है। और ये बताया इसका होता है, पी का होता है, डी का नहीं के बराबर होता है। तो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहना चाहते हैं। 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेता हूं 10। डी वाले इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहना चाहते हैं, बराबर है क्या? अब यहां पर क्या है? लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। जब ये दूर दूर रहना चाहते हैं, ठीक है, तो ये 3d10, ये इसको बोलते हैं डिफ्यूज इन नेचर। डिफ्यूज्ड इन नेचर होते हैं। डिफ्यूज इन नेचर मतलब दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं, दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं। दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं, दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं, मतलब डिफ्यूज इन नेचर है। जब डिफ्यूज इन नेचर है, जब दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से अट्रैक्टेड, क्योंकि रेडियस यही डिफाइन करेगा ना, यहां से अट्रैक्शन। जब ये दूर दूर फैल के रहना चाहता था, तो ये जो है अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये सील्ड नहीं हुआ। डिफ्यूज इन नेचर, दूर दूर फैल के रहना मतलब सील्ड नहीं कर पा रहा है, पुअर सील्डिंग है। इसको घेर नहीं पा रहा है, घेरना चाहिए था इसको, लेकिन इसका नेचर है दूर दूर फैल के रहना। इसको घेर नहीं रहा है। घेरेगा कब? जब पास पास आएगा तब ना घेरेगा। जैसे हम प्रो कबड्डी में गए तो रेड करने वाला दूर दूर से घेरेगा तो क्या फर्क पड़ता है? पास से घेरना चाहिए सब उसको। तो ये दूर दूर इनका टेंडेंसी ही रहना, ये चाहते ही है कि हम दूर दूर रहें।
तो जब ये दूर दूर है तो ये इसको घेर ही नहीं पा रहे हैं, इस न्यूक्लियस को। और जब घेर नहीं पा रहे तो ये इसको अट्रैक्शन में लेके आ रहा है कि मैं खींचूंगा इसको, क्योंकि ये मेरे को घेर नहीं पा रहा है। तो पुअर शील्डिंग है, मतलब ये घेरना अच्छा से घेर नहीं रहा है। पुअर शील्डिंग है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है। शॉर्ट में मैं लिखा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनका इस पे अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अट्रैक्शन बढ़ने से रेडियस छोटा होता जा रहा है, 3 से भी छोटा हो जाएगा, इसलिए रेडियस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए एक लाइन में आंसर बोला जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डी है वो अच्छे से घेर नहीं पाता है, क्योंकि इनका नेचर होता है डिफ्यूज होकर रहना, दूर दूर होकर रहना। और जब घेरता नहीं है तो ये अच्छे से, अभी बताया था, जब घेरेगा नहीं तो इसको खींचेगा, ये खींचेगा तो ये छोटा हो जाएगा, इससे भी छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा होके इनसे भी ये छोटा हो जाता है, 3 से भी ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अंदर की तरफ। तो ये चीजें क्लियर हो गया तुम लोग को?